नमस्कार मित्रों, तो मैं आज एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और मैंने ये सोचा कि बहुत से सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग ये टारगेट रखते हैं अपना कि अगर कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो ही मैं उसको पढ़ूँगा। लेकिन हर सब्जेक्ट का चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर सब्जेक्ट का चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर वो अ, इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी ही हो, उसका एक इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस इसका तब है जब हम अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रॉपर कोरिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। वी आर ऑल द सोशल एलिमेंट्स। हम सब के सब लोग जो है वो सामाजिक प्राणी हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, वो समाज कैसे चल रहा है, क्या उसके नियम हैं, बहुत डीप में ना सही लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन को ले लें या हिस्ट्री को ले लें या ज्योग्राफी को ले लें या फिर आप इकोनॉमिक्स को ही ले लें, बहुत ही जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है और एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसका, हमें नहीं पता होता। हम खबरें सुनते हैं और खबरों के आधार पर हमने एक टर्म सुन लिया कि जीएसटी लोगों को बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही कि बर्बाद कर रहा है, पता नहीं कैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन बर्बाद कर रहा है। बर्बाद कर भी नहीं रहा है या कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हाँ, इसके बाद कुछ-कुछ हो गया है तो फिर ठीक है, ये बर्बाद कर रहा है। किसी से आप पूछ लीजिए कि बर्बाद कैसे कर रहा है? अच्छा बर्बाद छोड़ो, तुम ये बताओ ये काम कैसे कर रहा है? पहले वैट था, अब जीएसटी है, ज़रा बताओ तो कि वैट के बाद जब जीएसटी आया तो कहाँ-कहाँ पे वैट जब जीएसटी में कन्वर्ट हुआ तो कहाँ-कहाँ इसने बर्बाद करना शुरू किया? किस स्टेप पे तुम्हें बर्बाद करना शुरू किया, ज़रा बताओगे? तो दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन। तो ये जो एक धुंध सी होती है हमारे दिमाग में, उसका कारण ये है कि हम चीज़ों की गहराई तक जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन बातें ज़रूर करनी हैं। तो बेहतर ये है कि भले ही आप गहराई तक ना जाओ क्योंकि इतना समय नहीं होता, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो करंट इवेंट्स होती हैं, उसके बेसिस पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कभी कोई डिसीजन आ जाता है सबरीमाला पे डिसीजन आ गया या ट्रिपल तलाक पे डिसीजन आ गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उसमें कई बार जो है चीज़ें पता नहीं होती और हम हवा में ही रहते हैं। चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं होता और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम कुछ का कुछ अर्थ निकाल करके हम अपने ही समाज में एक तरीके से एक गलत धारणा के साथ, अपनी ही सरकार के साथ एक गलत धारणा के साथ, अपने ही देश के साथ एक गलत धारणा के साथ, अपने ही देश के कानून के साथ एक गलत धारणा के साथ जी रहे होते हैं क्योंकि हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि आखिर में केस है क्या? कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन, राइट? बिहाइंड द सीन कौन-सा कॉन्सेप्ट अप्लाइड है यहाँ पर, वो हमें पता ही नहीं होता। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एक जनरल पब्लिक को, एक कॉमन पब्लिक को कितना पता होना चाहिए, उसकी एक कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के या कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है, जैसे एलएलबी किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है या एलएलएम किया हो, कुछ भी नहीं किया हुआ है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें पता होने के बाद, मुझे चीज़ों को समझने में, कोरिलेट करने में आसानी होने लगी, वो चीज़ें इतनी टफ़ नहीं हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ़ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे पता है एक कॉमन पब्लिक के फॉर्म में जो हमें पता होना चाहिए, एक जनरल पब्लिक को जो पता होना चाहिए। आप चाहे 60 साल के हों, 70 साल के हों, 50 साल के हों, 40 साल के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना संविधान के बारे में, जितना इकोनॉमिक्स के बारे में हमें ऐज़ अ कॉमन मैन पता होना चाहिए, वो हम नहीं जानते हैं और इसकी वजह से कोरिलेशन नहीं बिठा पाते। अधिकतर लोगों को पैसों से मतलब होता है, पैसा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए स्टॉक मार्केट को लेकर के इकोनॉमी को लेकर के नहीं, स्टॉक मार्केट को लेकर के पैसों से रिलेटेड जो लेन-देन है, जिससे हमारा लेना-देना है, ज़मीन खरीदते हैं, जो भी है, उस पर फ़ोकस्ड जो लोग होते हैं, वहाँ तक जानकारी काफ़ी अच्छी बहुत से लोग रखते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये इस लॉ का फ्रेमवर्क क्या है, ये बना कैसे है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। हमें बहुत डिटेल में जाना भी नहीं है कि इसकी फिलॉसफी समझनी है, जो भी है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ओवरऑल पिक्चर में हमारा जो योगदान है, जो हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है, उसको समझने के लिए सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी कुछ हद तक क्लियर होनी चाहिए। डज़न्ट मैटर कि हम किस ऐज के बंदे हैं।
तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आ रहा हूँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जनरल पब्लिक, जो हमारे पास मेरे ख्याल से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ हमारे पास होना चाहिए नॉलेज के फॉर्म में, वो मैं धीरे-धीरे आपके सामने रखता जाऊँगा और कमेंट सेक्शन में मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप भी मुझे एक संदेश देंगे या फिर एक सलाह देंगे कि कौन से और टॉपिक हैं, जो हमें इंक्लूड करने चाहिए एज़ अ जनरल पब्लिक, जो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक भाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी उसकी एक ग्रामर है, उसकी पूरी एक भाषा है, उसको समझने का एक अलग तरीका है। ठीक है? जब मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक भाषा है, अपने आप में ही एक लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही लैंग्वेज की बात होती है, वैसे ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ग्रामर। क्योंकि ग्रामर जो होती है, वो हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से किसी भाषा को लिखना है, पढ़ना है और समझना है। जैसे हमारे यहाँ जो वेद पुराण हैं, उनकी भी वेदों का भी ग्रामर है, जिनको वेदांग कहते हैं। बिना वेदांगों को पढ़े आप वेदों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वेदांग जो है वो वेदों का ग्रामर है। और जो उपनिषद हैं, वो फिलॉसॉफिकल ग्रामर है, यानी इंटरप्रिटेशन है वेदों का, कि किस तरीके से हमें किस चीज़ को कैसे समझना है। अगर आप वेदांग और उपनिषद नहीं पढ़ते, तो वेदों को आप समझ नहीं पाते, ठीक से समझ में नहीं आते। उसी तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रामर को नहीं समझते, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को नहीं समझते, इसकी फिलॉसॉफिकल ग्रामर और इसकी डिक्शनरी, यानी इसके शब्दकोश को और इसकी फिलॉसफी को आप नहीं समझते, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा को समझने के लिए इसके ग्रामर को समझना ज़रूरी है, और इसका जो ग्रामर है, वो कहाँ पर है? वो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 19 में। जो 19वां भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, चैप्टर कह सकते हो आप। कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं में से एक चैप्टर है 19वां चैप्टर। 19वें चैप्टर का जो टाइटल है, वो है मिसलेनियस, हिंदी में उसको कहते हैं विविध, यानी जो कुछ भी बचा रह गया है वो यहाँ कवर कर दे रहे हैं हम। जो कुछ भी ऐसा है जो कि आपस में कोरिलेटेड नहीं है, बट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली, टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन इन टोटलिटी, वो सब कुछ 19वें चैप्टर में, 19वें पार्ट में रख दिया गया है। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द ग्रामर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज़ नोन एज़ द चैप्टर नंबर 19, टाइटल्ड मिसलेनियस। इस चैप्टर में खास करके 2 आर्टिकल्स हैं। सारे आर्टिकल्स नहीं बता रहा हूँ मैं, ये 2 आर्टिकल्स बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर की बात मैं कर रहा हूँ। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रामर की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रामर में 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो है आर्टिकल नंबर 366, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 367। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रामर को कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं? आर्टिकल 366 क्या करता है? डिफाइन करता है टर्म्स को। जितने भी टर्म्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किए गए हैं, उन सभी टर्म्स को डिफाइन करता है, उनकी डेफिनिशन देता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लॉ में, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात कर लें, या फिर लॉ यानी कि कानून की बात कर लें, लॉ की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दोनों ही केसेस में कहीं पर भी आपको सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे। हर वर्ड का अपना क्लियर डिस्टिंक्ट मीनिंग है। अगर किसी जगह पर किसी वर्ड को यूज़ करना ही है, तो उसका सिनोनिम नहीं यूज़ किया जाएगा, एग्ज़ैक्टली वही वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सिनोनिम्स नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। जहाँ पर जिस वर्ड का यूज़ किया जाना है, वहाँ पर वही वर्ड यूज़ किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी वर्ड के सिनोनिम को यूज़ किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सिनोनिम यूज़ नहीं किया गया है, वो एक डिस्टिंक्ट वर्ड है जिसकी एक अलग मीनिंग है, ठीक है? आपको उसकी मीनिंग को पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ने के लिए आप कहाँ आओगे? वो आओगे आप आर्टिकल नंबर 366 पे। तो उसकी मीनिंग को समझने के लिए, टर्म की मीनिंग को समझने के लिए, यहाँ पर मीनिंग की बात हो रही है, टर्म की, किसी भी टर्म की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है, उसकी मीनिंग को समझने के लिए चैप्टर नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल नंबर 366 में आएँगे, और वहाँ पर आकर के सर्च मारेंगे, तो आपको उसकी मीनिंग मिल जाएगी। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर कोई कहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब क्या है, कि एग्रीकल्चर इनकम जब हम कहते हैं, तो क्या हम कह रहे होते हैं? उसका मतलब क्या होता है? ये आपको आर्टिकल नंबर 366 में मिल जाएगा। शेड्यूल कास्ट अगर हम कहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का मीनिंग क्या है? किस चीज़ को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। गुड्स किसको कहते हैं? हाई कोर्ट का मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? इंडियन स्टेट्स का मतलब क्या है? जैसे आप
देखते होंगे कि जब भी हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब भी हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं हम बॉम्बे के हाई कोर्ट की, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो हम कभी भी उसको चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे नहीं कहते, हम उसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे कहते हैं। इसी तरीके से बुलाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक, ये सब कहीं कुछ नहीं कहा जाता। चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे करके बुलाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता। तो चीफ जस्टिस क्यों कहा जाता है ऑफ ऑफ हाई कोर्ट या जो कुछ भी है, ठीक है, वो सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं, वो सब के सब यहाँ पे इस आर्टिकल नंबर 366 में आपको मिल जाएंगे कि हाई कोर्ट का मतलब क्या है। जब आप हाई कोर्ट का मतलब समझ जाएंगे, तो जब आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे जिसके लिए आर्टिकल 367 है, तब आप समझ जाएंगे कि क्यों जो है किसी भी स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है, उस स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर जो भी बंदा बैठता है, सॉरी, जो भी चीफ जस्टिस बैठता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे या कर्नाटक या ऐसा क्यों कहते हैं। सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक क्यों नहीं कह देते, ठीक है, वो कर्नाटक का चीफ जस्टिस क्यों नहीं कहा जा सकता। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको दोनों चैप्टर्स को समझना पड़ेगा, सॉरी, दोनों आर्टिकल्स को समझना पड़ेगा, आर्टिकल 366 और 367। जब भी आप चीजों को इंटरप्रेट करने आए, सॉरी फॉर फम्बलिंग, जब भी आप चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए आए, तो आप यहां पर आएंगे 366 और 367 में, ठीक है, यहां पर आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, टेरिटरी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें कैसे डिफाइन की जाती हैं, ये सारे मतलब, ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 366 में आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 366 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी टर्म्स डिफाइन है, उन सभी टर्म्स के बारे में बात करता है, उसकी डेफिनेशन आपको बताता है, उसकी परिभाषा आपको बताता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 367 पे। आर्टिकल 367 आप पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटरप्रेट करता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है संविधान को पढ़ते समय कि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही चीज दो बार पढ़ रहा हूं, वहां कुछ और लिखी है, यहां कुछ और लिखी है, यानी विरोधाभास है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं पर भी अगर किसी बात में विरोधाभास लगता है और आपको लगता है कि संविधान में ये बात मैंने पहले भी पढ़ी है और अब फिर से पढ़ रहा हूं किसी और चैप्टर में, किसी और अध्याय में, लेकिन इस अध्याय में जो बात लिखी है वो पिछले अध्याय में लिखी बात से अलग है, जबकि बात दोनों जगह एक ही चीज की गई है, एक ही टर्म के बारे में बात की गई है, वहां कुछ और बता दिया गया है, यहाँ कुछ और बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर दिक्कत होगी आपको इंटरप्रिटेशन की। तो उस इंटरप्रिटेशन को क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए एक पर्टिकुलर टर्म को, ताकि आपकी कॉन्ट्रडिक्शन, आपका जो विरोधाभास है वो दूर हो, विरोधाभास की स्थिति में हमें किस तरीके से चीजों को समझना है, वो सब चीजें आपको आर्टिकल नंबर 367 की हेल्प से पता चलती हैं। जब ज्यादा दिक्कत होती है तो इस तरह के केस में क्या होता है, मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी अथॉरिटी है। अगर किसी केस में कोई दुविधा उत्पन्न होती है कि ये चीज हम करें या ना करें, या ये चीज हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है, तो यहां तक कि सरकार भी, यहां तक कि राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि मुझे इंटरप्रिटेशन इसकी करके दो, या मुझे समझाओ कि इसका क्या मतलब है, प्लीज इंटरप्रेट इट फॉर मी। तो इंटरप्रिटेशन जो करने का काम है, फाइनल अथॉरिटी हमारे यहाँ किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है। बाकी अगर आप इस कहीं पर किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, आपको कोई डाउट होता है, तो आप अपनी समझ के लिए, जब तक, जहां तक आपकी समझ जाती है, जहां तक आपकी समझ काम करती है, वहां तक चीजों को समझने के लिए आर्टिकल नंबर 367 है, वहां तक चीजों को इंटरप्रेट कर पाने के लिए 367 है। लेकिन इसके बाद, 367 के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता कि 367 के बाद भी पल्ले नहीं पड़ रही बात, तो आप कहाँ जाते हो, आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, उनसे पूछते हो कि भैया बताओ क्या मतलब है इसका। तो इंटरप्रिटेशन और वर्ड मीनिंग जिस तरीके से एक भाषा को समझने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी हमारे देश की भाषा है। ये एक अलग तरीके की लैंग्वेज ही समझिए आप इसको, ये एक अलग तरीके की फिलॉसफी ही समझिए, इसलिए इसके ग्रामर को समझना जरूरी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन जो है वो फिलोसॉफिकल ग्रामर है,
इसकी फिलॉसफी बताता है एक तरीके से। और जो वर्ड मीनिंग की बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 366 में की गई है, डिक्शनरी की बात करता है। किसी भी भाषा का व्याकरण, शब्दार्थ और भावार्थ और उसके फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के बिना खत्म नहीं होता। ठीक है, समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। कैसे लिखा जाता है? भाई लिखना भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ग्रामर की बात करें तो लिखने की भी बात होगी। लिखने की बात का मतलब क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कल को कोई बदलाव करोगे तो कैसे वो बदलाव लिखोगे? किस प्रकार से लिखोगे? किस प्रकार से जोड़ोगे किसी नए बदलाव को? अगर कोई नया आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी कोई चीज आ रही है जिसको मुझे लिखना है, तो क्या नया चैप्टर बनाओगे या फिर किसी चैप्टर के किसी सेक्शन में ही उसको ऐड कर दोगे? अगर ऐड करोगे तो क्या ऐसे ही रैंडम ही कहीं ऐड कर दोगे या फिर किसी ऐसी जगह ऐड करोगे जहां पर वो मेक सेंस करती हो? तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, बट ये जो पहला जो वीडियो था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट आप ये समझ सकें कि फिलॉसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें कुछ तो मैंने अपने आप से पढ़ी हैं और कुछ अलग अलग सोर्सेज से, कुछ ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, उन्होंने पढ़ाया। तो उनसे पढ़ने के बाद जिस तरीके से मुझे समझ में आया और मेरा माइंड जिस तरीके से कहता है कि चीजों को समझाना आसान होगा या फिर किसी के लिए भी समझना आसान होगा, जहां से भी शुरुआत करनी आसान होगी, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी, बताने के लिए कि चैप्टर नंबर जो 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वहां पे सबसे पहले आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ग्रामर जा करके सबसे पहले समझना होगा, यानी आर्टिकल नंबर 366 और 367, इन दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बता दी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन उतने डिटेल की जरूरत है नहीं। मैं सिर्फ उतनी बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जितनी की एक आम नागरिक की तरह। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स भी अगर इसको अटेंड करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है स्पेशली। ये बना है कॉमन पब्लिक के लिए। एज अ कॉमन पब्लिक आपको जो जानना चाहिए वो है यहाँ पर। इसी तरीके से हिस्ट्री भी और इसी तरीके से ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी तो खैर सभी के लिए यूजफुल होगी, और इकोनॉमिक्स भी। इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक इकोनॉमिक समझ जो होती है, उन सब चीजों को लेकर के मैं आपके सामने वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कुछ दिनों में हो सकता है मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, और ज्योग्राफी के बारे में भी हम एक जनरल पब्लिक के लिए ही बात करेंगे कि कैसे हमारी समझ होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेकर के, हम कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। अगर हमारे सामने कोई खबर आती है, कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होता है, तो साइंटिफिकली वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पे, चैप्टर कह रहा हूँ, ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और बातें करते हुए, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, विदाई दीजिए मेरी। तो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए कॉमन पब्लिक के बीच में, इसको शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।